नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी अभाव। यह कहानी सन 1928 में लिखी गई थी, जबकि लाला लाजपत राय का बलिदान हुआ था। कहानी में एक ओर देश की तात्कालिक अवस्था की झलक मिलती है, दूसरी ओर पंजाब केसरी के उज्जवल चरित्र की झांकी। प्रशांत तारकहीन रात्रि का गहरा अंधकार पृथ्वी पर छा रहा था। अमृतसर की प्रशस्त सड़कों पर मनुष्य का नाम न था। उसके दोनों पार्श्वों पर जलती हुई लालटेनों के खंभे निस्तब्ध खड़े बहुत अशुभ मालूम हो रहे थे। जिन मकानों की खिड़कियों में नित्य दीपमालिका जगमगाती थी, उनमें भी गहरा अंधकार छा रहा था। एक विशाल अट्टालिका में एक युवक बैठे अंधकार में दूर तक आकाश की ओर देख रहे थे। वे उस अभेद्य अंधकार में मानो कुछ देख रहे थे। उनका मन उन्हें सुदूर फ्रांस के युद्ध क्षेत्र में ले उड़ा था। चारों तरफ प्रचंड युद्ध की ज्वाला, तोपों का गर्जन, जहरीली गैसों की सरसराहट, पाहतों की चीत्कार, बम प्रपात का हाहाकार, मानो वे उस शून्य आकाश में जागृत से देख रहे थे। उन्हें सहस्रों मरणोन्मुख व्यक्तियों में से सहसा एक अद्भुत मुख की आलोकित आभा दिख पड़ी, जो लाशों के ढेर में से सहायता के लिए संकेत कर रहा था। किस प्रकार प्राणों पर खेलकर वे उसकी सहायता को अग्रसर हुए थे, और किस प्रकार उस मुख के वीर स्वामी को उत्कृष्ट वीरता के उपलक्ष्य में विक्टोरिया क्रॉस मिला था। 1.5 वर्ष पूर्व का वह चित्र उनकी आंखों में घूम गया। वे एक हाय कर उठे, हाय, वही वीर पुरुष, वही सिंह नर, वही युवा, सुंदर युवा जो कल मेरे साथ भोजन कर गए थे, अभी अभी कुछ घंटे प्रथम हंस रहे थे, जलियांवाला बाग में मुर्दा पड़े हैं। वह उनका एकमात्र 2.5 वर्ष का शिशु भी वहीं लहू लुहान पड़ा है। उनकी लाश उठाने का इस समय कोई प्रबंध नहीं। प्रोफ, हत्यारे डायर। युवक सिसकियां लेकर रोने लगे। रोते रोते ही धरती पर लौट गए। टनन टनन टेलीफोन चिल्ला उठा। युवक ने चौंक कर देखा, उठकर कहा, हेलो, आपका नाम? क्या आप डॉक्टर साहब हैं? मैं धनपत राय हूं। जी हां, कहिए। यूं, मेरी स्त्री के मरा बच्चा हुआ है, वह बेहोश है। कृपा कर अभी आइए, वरना उसके प्राण बचना कठिन है। परंतु यह तो बड़ा कठिन है। शहर में तो मार्शल लॉ हो रहा है। कौन इस समय घर से बाहर निकलेगा? जान किसे भारी है? यह डायर की अमलदारी है। परंतु डॉक्टर साहब, वह मर रही है। क्या आप भी मेरा साथ न देंगे? मैं आपका 20 वर्ष का पुराना मित्र, सहपाठी और भाई हूं। युवक का माथा सिकुड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। हेलो, जी हां, वह ठंडी हो रही है। घर की स्त्रियों का रोना बंद करना मुझे कठिन हो रहा है। मैं आ रहा हूं। डॉक्टर ने जल्दी से वस्त्र पहने और वे उस शून्य राजमार्ग में अपनी ही पदध्वनि से स्वयं चौकन्ने होते हुए चले। नाके पर पहुंचकर गोरे सार्जेंट ने बंदूक का कुंदा उनकी ओर घुमाकर कहा, कौन? उन्होंने निकट जाकर कहा, मैं हूं डॉक्टर मेजर R0 L0 कपूर, AM0 D0। मगर आप जा नहीं सकते। आप पास दिखाइए। पास मेरे पास नहीं है। एक रोगिणी मर रही है। मेरा कर्तव्य है कि मैं जाऊं। वेल, तुम कीड़े के माफक रेंग कर जा सकता है। क्या कहा? कीड़े के माफक? यस, इस गली में इसी तरह जाना होगा। नीचे झुको। कदापि नहीं, मैं भी अफसर हूं और 35 नम 0 रेजिमेंट का कर्नल मेजर हूं। मगर काला आदमी हो, इससे क्या? कीड़े के माफक रेंग कर जामो तुम हिंदुस्तानी। यह कहकर गोरा यम वज्र की तरह तनकर सम्मुख खड़ा हो गया। डॉक्टर ने क्रोध और वेदना से तड़पकर एक बार होंठ चबा डाला और फिर वह धैर्य धारण कर धरती पर लेट गए। उनके वस्त्र और शरीर गलीज कीचड़ में लथपथ हो गए। उन्होंने पड़े ही पड़े पुकारा, लाला धनपत राय। धनपत राय ने द्वार खोलकर रोते रोते कहा, ओफ, अब भी शायद बच जाए। पर क्या आपको भी उन जालिमों ने कीड़े की तरह? धनपत राय डॉक्टर के पैरों के पास गिरकर रोने लगे। डॉक्टर ने कहा, धीरज। लाला धनपत राय, रोगी कहां है? रोगी बेहोश अवस्था में था। आवश्यक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने कहा, क्या थोड़ा गर्म पानी मिल सकेगा? पानी? नहीं, घर में सुबह से एक बूंद भी पानी नहीं है। कुएं पर निर्लज्ज गोरों का पहरा है, वे पानी नहीं भरने देते।
2 बार मैं गया पर पीट कर भगा दिया गया। डॉक्टर ने बाल्टी हाथ में लेकर कहा, किधर है कुआं? आप क्या इस अपमान को सहन करेंगे? डॉक्टर चुपचाप चल दिए। कुएं पर पहुंचने पर ज्यों ही उन्होंने कुएं में बाल्टी छोड़ी, त्यों ही एक गोरे ने लात मारकर कहा, साला भाग जाओ। डॉक्टर साहब ने तान के एक छूंसा उसके मुंह पर दे मारा। क्षण भर में 4-5 पिशाचों ने बंदूक के कुंदों से अकेले डॉक्टर को कुचलकर धरती पर डाल दिया। साहस करके डॉक्टर उठे और कीड़े की तरह रेंगते हुए गली के पार को चले और किसी तरह अपने घर के द्वार पर आकर वे फर्श पर पड़ गए। प्रभात हुआ। उनकी पत्नी ने आकर देखा वे औंधे मुंह जमीन पर पड़े हैं। उसने उन्हें जगाया और उनकी इस दुर्वस्था पर आश्चर्य प्रकट करते हुए संकेत से पूछा, माजरा क्या है? क्षण भर में घर भर वहीं मौजूद था। सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे, परंतु डॉक्टर साहब विमूढ़ से बैठे चुपचाप आकाश को देख रहे थे। मानो एकाएक चौंक कर वे उठे। उन्होंने मुट्ठी भींचकर कहा, ओह, कहां है वह पंजाब केसरी? आज पंजाब के शेर उसके बिना यूं कुचले जा रहे हैं। आज यदि वह होता। डॉक्टर साहब उन्मत्त होकर उठ बैठे और उन्होंने अपने उन घृणित साहबी ठाठ के वस्त्रों को उतारकर फेंक दिया। फिर जेब से दिया स्लाई निकालकर उनमें आग लगा दी। धीरे धीरे वह घर की सभी वस्तुओं को लाकर आग में डालने लगे। लोग अवाक होकर चुपचाप यह होली कांड देख रहे थे। अंत में धीर गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, देश के पुरुषों का सम्मान संगठन देशभक्ति और स्वात्माभिमान की कल्पना से होगा। यह बढ़िया विदेशी ठाट और काट के वस्त्र पहनना और मोर के पर खोसकर कौए की तरह हास्यास्पद बनना अत्यंत पाप कर्म है। मैं आज से यह सब त्यागता हूं। बंबई में हलचल मच गई। पंजाब का शेर महायुद्ध के बाद 7 वर्ष में फिर अपने देश में पा रहा है। आज फिर देश उसकी दहाड़ से गूंजेगा। आज पंजाब के आंसू पूछेंगे। आज न जाने क्या होगा। देश भर में धम मच गई थी। देश भर के महान पुरुष उस सिंह नर को देखने को दौड़ रहे थे। बाजारों में जय जयकार के शब्द बोले जा रहे थे। सभा स्थान में तिल धरने को जगह न थी। महामना तिलक व्यासपीठ पर विराजमान थे। पंजाब केसरी ने उठकर गर्जना शुरू की। जनसमूह हिलोरे मारने लगा। मेरे देश की बहनों और भाइयों, मैंने विदेश में सुना है कि पंजाब ने जलियान वाले बाग में मार खाई है और वे पंजाबी शेर जिन्होंने फ्रांस के मैदान में अपनी संगीनों की नोक पर इंग्लैंड की नाक बचाई थी, अपने ही घर के द्वार पर कुत्ते की तरह शिकार किए गए हैं। मैंने यह भी सुना है कि वह हत्यारा डायर अभी तक अपने स्थान पर आनंद उठा रहा है। यदि कोई पंजाबी बच्चा यहां है तो वह मुझे बताए कि उसके लिए उसने क्या किया है। सभा में सन्नाटा था। सुई गिरने का शब्द भी होता। उन्होंने आवाज ऊंची करके कहा, पंजाबी नहीं, भारत का कोई भी सच्चा सपूत बताए कि उसने इस अपमान का कोई बदला लिया है। मैंने सुना है वहां मर्दों को कीड़े की तरह रेंग कर चलाया गया था और स्त्रियों की गुप्तेंद्रियों में लकड़ियां डालकर उन्हें कुत्ती, मक्खी और गद्दी कहा गया था। अरे देश के नौजवानों, मैं पूछता हूं वे किसकी मां, बहिनें और बेटियां थीं? उन पिताओं, भाइयों और पतियों ने क्या किया है? भीड़ में लोग रो रहे थे। एक सिसकारी पा रही थी। शेर ने ललकार कर कहा, हाय, मुझे उस दिन उस स्थान पर मौत नहीं नसीब हुई। अगर मैं जानता कि पंजाब के शेर बच्चे भी अब ऐसे बेशर्म हो गए हैं तो मैं वहीं जहर खा लेता और यहां अपना मुंह न दिखाता। जनता बरसाती समुद्र की तरह उथल पुथल हो चली। बहन बेटियां सिसक सिसक कर रो पड़ी और वृद्ध नर रत्न तिलक की अश्रुधारा बह चली। पंजाब केसरी का कंठ स्वर कांपा। वह अब बोलने में असमर्थ होकर नीची गर्दन किए बैठ गए। सहस्रों कंठों से ध्वनि निकली, पंजाब केसरी की जय। हम पंजाब केसरी की आज्ञा से प्राण देने को तैयार हैं। स्वामी श्रद्धानंद मारे गए। क्या कहते हो? अभी फोन आया है, एक मुसलमान ने उन्हें गोली से मार डाला। वह पकड़ा गया है। पकड़ा गया है? यह कहते कहते लाला लाजपत राय उठ खड़े हुए। इसी समय 3-4 भद्र पुरुषों ने प्रवेश करके समाचार की सत्यता बयान करके कहा, वहां जाने की चेष्टा न करें।
मार्ग अशांत है, नगर में उपद्रव होने की आशंका है। लाला जी धीरे धीरे बैठ गए। विषाद के स्थान पर उनके मुख पर एक हास्य रेखा और नेत्रों में एक नई ज्योति का उदय हुआ। उन्होंने कहा, यह संभव ही नहीं कि मुझे यह मौत नसीब हो। मैं तो अब इतना बूढ़ा हो गया हूं कि चाहे जब चुपचाप मौत धोखा दे जाए, कुछ उम्र से, कुछ रोग और कष्ट से। परंतु एक भद्र पुरुष ने कहा, लाला जी, आप तो अब उतने कष्ट में नहीं हैं। असेंबली में तो कुर्सियां गद्देदार हैं और उनमें बिजली के हीटर लगे होते हैं। लाला जी व्यंग्य को पीकर बोले, ये सब कुछ होने पर भी वैसा कुछ सुख नहीं है। यदि ऐसा न होता तो आपसे उधर जाने की आशा न थी। वह आपको शोभा देने योग्य स्थान भी तो नहीं। आप वे पुरुष हैं जिनके नाम से गवर्नमेंट कांपती रहती थी। आप अब जब उस गोल पिंजरे में बैठकर बोलते हैं तो ऐसा झांत होता है कि कोई कुशल अभिनेता अभिनय कर रहा हो। लाला जी ने विषादपूर्ण दृष्टि से कहा, क्या सचमुच? भद्र पुरुष कुछ लज्जित हुए, परंतु लाला जी ने एक बार आकाश को ताकी हुए कहा, हाय श्रद्धानंद, आज तुमने मुझे जीत लिया। क्या आपने सुना? रोज सुनता हूं। आप क्या इनका मुंह तोड़ उत्तर नहीं देंगे? नहीं, आप चुपचाप सब सुन लेंगे। हां, पर लोग मर्यादा से बाहर हो रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं आप वतन फरोश हैं, और आप देशघातक हैं, और आप कायर हैं, आराम तलब हैं, कष्ट नहीं सह सकते, और आप देश और देश के बदनसीबों से रुपया ऐंठते हैं। यहां तक, और आपके कारण पंजाब लज्जित है। केवल पंजाब ही ना, शुक्र है आर्य समाज आपको अपना सदस्य नहीं मानता। अच्छा, मैं कल त्याग पत्र भेज दूंगा। मद्रास अछूतोद्धार के फंड में अब 1 रुपया भी नहीं है। यह लो चेकबुक जो बैंक में है, सभी भेज दो। सभी है ही कितना? 50-60 हजार होगा। पाप खाएंगे क्या? तब क्या पंजाब के घरों से मुझे रोटियां भी न मिलेंगी? लाला जी ने एक हास्य बखेरा और एक मोती टप से गिराया। अभी उस दिन तो आप 1 लाख रुपए अनाथों के लिए और गढ़वाल के लिए दे चुके हैं। यह उस रकम से बचा हुआ माल है। आगे कैसे काम चलेगा, आगे देखा जाएगा। वह 1.5 लाख अस्पताल को भी आप दे चुके हैं। वह तो सब जायदाद के बेचने से हो ही जाएगा। लाला जी, आपके बाल बच्चे भी तो हैं। लाला जी ने कठिनता से आंसू रोककर कहा, मेरे बच्चों के ही लिए तो यह सब कुछ है। ओह लाला जी, आपको वे स्वार्थी बताते हैं। ठीक ही है, आप देवता हैं। जी चाहे जो समझ लो, परंतु यह रुपया कल ही भिजवा देना। अब शरीर थक गया है, अपना अपना काम संभाल लेना और युवकों का आगे बढ़ना उपयुक्त है। वे सच कहते हैं कि अब मैं पारा मतलब हो गया हूं। सन्नाटा सा फैल गया है। पंजाब की जान सी निकल गई है। इस शरीर में कहां वह चैतन्यता थी आज। उसके नष्ट होने पर शरीर निर्जीव पड़ा रह गया। आज पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि उस सिंह पुरुष का अभाव पूर्ण होना शक्य नहीं। पंजाब के लाखों युवक मानो अनाथ हो गए। पंजाब की शोभा मारी गई। पंजाब का मानो सिर कट गया। पंजाब खो गया। अब पंजाब का धुरी कौन होगा? कौन पंजाब के सिर पर हाथ धरेगा? कौन पंजाब के अस्तित्व को कायम रखेगा? कौन पंजाब के बढ़ते हुए तूफान को शमन करेगा? आज पंजाब की आत्मा का अभाव है। आज पंजाब की लाश पड़ी हुई है। ओह, अब पंजाब का क्या होगा? आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी अभाव।